हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद है तुम सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होगे, मन लगा के पढ़ रहे होगे। बच्चों, बहुत दिनों के बाद आज फिर से मैं आपके बीच में आ गया हूं एक और नया वीडियो लेकर। बच्चों, आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। आप सबने इस चैप्टर को जरूर पढ़ा होगा। आइए मेरे साथ रिवीजन कीजिए इस चैप्टर को। बहुत ही ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। मैं जानता हूं कि काफी दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है। लंबे समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ कारण थे। कभी मैं आउट ऑफ स्टेशन था और कभी मैं थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। लेकिन खैर, अब मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि ज़्यादा गैप ना हो और लगातार वीडियो में डाल सकूं। तो जो नए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम है विकास अग्रवाल और आप जो YouTube चैनल देख रहे हैं इसका नाम है बायो गुरुजी। ठीक है बच्चों, इसमें मैं बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट्स डालता हूं, क्लास 6 टू क्लास 12। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, क्लास 8 में तो ये पढ़ना ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 8 का तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, इसके साथ साथ आपको ये 9, 10th में भी, 11, 12th में भी काम आएगा। ठीक है, तो उस लिहाज से आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। ठीक है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सूक्ष्म जीव। वैसे जीव, वैसे ऑर्गेनिज्म जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है, वैसे जीवों को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आप सभी जानते हैं माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं। आपने देखा भी होगा, अपने लैब में देखा होगा, बायोलॉजी के लैब में देखा होगा, साइंस के लैब में देखा होगा माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके अलग अलग टाइप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत जो छोटे जो जीव होते हैं जैसे वायरस, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहायता लेना पड़ता है। ठीक है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो है वो बाकी अन्य जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई इत्यादि देखे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, फ्रेंड एंड फो, मित्र और शत्रु। ठीक है, कैसे ये मित्र भी हैं और शत्रु हैं, इसको पहले आप समझिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं, हवा में, पानी में, आपके जो है मिट्टी में, हर जगह, एवरीवेयर, आपके बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए मित्र का भी काम करते हैं और कुछ शत्रु का काम करते हैं। ठीक है, बीमारियां फैलाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स उनको बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मित्र कैसे हैं? जैसे आप जानते होंगे कि दूध से हम जो दही जमाते हैं, दूध से जो दही जमता है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से हमारे लिए फ्रेंड का काम करते हैं। उसी तरह से ब्रेड बनाने में, बेकरी इंडस्ट्री में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि एक प्रकार का फंजाई है। तो उस लिहाज से ये क्या हो गया, हमारे लिए फ्रेंड हो गया। बहुत सारी दवाइयाँ, मेडिसिन्स जो है वो माइक्रोस्कोप की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से बनाई जाती हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सहायता लेना पड़ता है एक लिमिटेड एक्सटेंट में। जैसे आपने सुना होगा जो पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, ठीक है, उसका जो आविष्कार हुआ था 1929 में पहली बार एंटीबायोटिक्स के रूप में। तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार हुआ था वो क्या है, एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से ही हुआ।
ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे लिए फ्रेंड का काम करता है। और जब हम शत्रु कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, हमारे लिए शत्रु का काम करते हैं। तो जो भी आप डिजीज देखते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। जैसे मलेरिया डिजीज क्या है, तो वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। उसी प्रकार से टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें फंगल डिजीज, तो स्किन में आप देखते होंगे बहुत सारे रैसेज आ जाते हैं, दाने दाने हो जाते हैं, ठीक है। तो वो फंगल इन्फेक्शन से होता है, फंजाई की वजह से होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाले और भी बहुत सारे डिजीज हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, न्यूमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। न्यूमोनिया जो छोटे बच्चों में सर्दी जुकाम हो जाता है, तो वो एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाला डिजीज है। इसके अलावा टेटनस, टीबी, लेप्रोसी, कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड और डिप्थीरिया, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं, ठीक है। इसका एक चार्ट मैं आपको किसी और वीडियो में आपको लिखवा दूंगा, और अभी भी आप सुनकर लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन डिजीज हैं। आप कहें तो मैं बोर्ड पर भी लिख देता हूं। बैक्टीरिया जो एक इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जो पहला जो ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो है बैक्टीरिया। और जिससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, जो इंपॉर्टेंट बीमारियां, उसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। न्यूमोनिया, पी से स्टार्ट होता है, ये पढ़ते हैं इसको न्यूमोनिया, ठीक है। पी साइलेंट होता है, न्यूमोनिया। टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको शॉर्ट में टीबी भी बोलते हैं, टीबी, या इसी को बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। और कौन सी बीमारी होती है, कॉलेरा, दूषित पानी पीने की वजह से कॉलेरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, ठीक है, पानी में पाया जाता है ये बैक्टीरिया। तो ये सब इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिजीज हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक जो पहला प्रकार है वो है बैक्टीरिया। मुख्य रूप से ऐसे तो 4 प्रकार के ही होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। और एक और होता है वायरस, ठीक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। दूसरा है फंजाई, इससे होने वाले डिजीज आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, स्किन डिजीजेस एंड फूड पॉइजनिंग। स्किन डिजीजेस एंड फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग आप जानते होंगे, फूड पॉइजनिंग क्या है, जो स्टेल फूड है उसको खाने की वजह से होता है, बासी भोजन। अगर आपने गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा, बहुत जल्दी भोजन जो है खराब हो जाता है, ठीक है, उसमें फंगस जो है ग्रो कर जाता है। तो वैसे भोजन को अगर आप खा लेते हैं, बासी भोजन को 2 दिन 3 दिन 4 दिन पुराना अगर भोजन आप फ्रिज में रखा हुआ भोजन खा लेते हैं, तो उससे फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है, ठीक है। फंगस उसमें ग्रो कर जाते हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे, और आपको वो अंदर पेट में जाके फिर वो बीमारी पैदा करेंगे, उल्टी आएगा, चक्कर आएगा। इसके लक्षण है फूड पॉइजनिंग के, ठीक है। स्किन डिजीज मैंने बताया कि शरीर में दाने दाने हो सकते हैं, रैसेज हो सकता है, खुजली हो सकता है, इचिंग हो सकता है, दैट इज कॉल्ड स्किन डिजीजेस। आपने देखा होगा टीवी में ऐड, रिंग गार्ड वगैरह का, ठीक है, वो क्या एक तरह से फंगल इन्फेक्शन को रोकने की जो दवाइयाँ है, ठीक है। बीटेक्स का आपने नाम सुना होगा। तो ये हो गया तीसरा, एल्गी। तीसरा जो ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको बोलते हैं एल्गी, ठीक है।
और इससे भी बहुत सारी डिजीजेस होती है, जैसे एल्गी से कौन सी बीमारी हो सकती है? डायरिया। डायरिया, एक मिनट स्पेलिंग। डायरिया, स्टोमक एक्ट, स्टोमक पेन, ठीक है। अगर एल्गी से इन्फेक्शन हो जाए तो स्टोमक में पेन हो सकता है, डायरिया वगैरह हो सकता है। और चौथा है, एल्गी आपने देखा होगा नदियों के किनारे या तालाबों के किनारे जहाँ पर रुका हुआ पानी होता है, वहाँ ग्रीन ग्रीन लेयर जम जाती है पानी में, दैट इज एल्गी, ठीक है। और चौथा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ से मलेरिया हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है ये, बहुत ही फेमस है, जाना माना नाम है मलेरिया। अक्सर मलेरिया से लोग ग्रसित दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस मलेरिया को कौन कॉज करता है? प्रोटोजोआ, ठीक है। इसके अलावा कालाजार, ये भी एक प्रकार का फीवर है, कालाजार या काला ज्वर भी इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एक प्रकार का ये भी फीवर है, खतरनाक फीवर है, ठीक है, जो दोनों मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया भी और कालाजार भी। और उस मच्छर के अंदर प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ को कैरी करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 ग्रुप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया वायरस, ठीक है, ये भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है ही है, इसको भी आप लिख सकते हो वायरस, ठीक है। जो सबसे छोटा होता है इन सब में, सबसे छोटा जो होता है वो वायरस होता है। अगर इसका साइज हम बात करें तो 0.02 माइक्रोन से भी छोटा इसका साइज होता है, ठीक है। तो वायरस जो होता है, इससे होने वाले जो बीमारियां हैं, जो इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, वो हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स शरीर में दाने दाने हो जाते हैं, रेड रेड पूरा बॉडी हो जाता है, खुजली होता है और बहुत तकलीफ हो जाती है पेशेंट को। आपने सुना होगा गांव देहात में माता जी का निकलना, ठीक है, इसी तरह का ये डिजीज है चिकन पॉक्स। बहुत दर्द होता है बॉडी में। डेंगू एक प्रकार का फीवर है, डेंगू फीवर जो वायरस से होता है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस, मेजल्स, कंजक्टिवाइटिस जो वायरस से होते हैं, खतरनाक डिजीज। और आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस से जो बीमारियां होती हैं उसका इलाज बहुत ही कठिन है एज कंपेयर टू अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियों की अपेक्षा। वायरल जो बीमारियां होती हैं वो जल्दी ठीक नहीं होती हैं, और होती हैं तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप्स और उनसे होने वाली बीमारियां। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए और कुछ हम डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कहाँ पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इनका हैबिटेट कहाँ है, निवास स्थान, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है।
पानी में भी पाए जाते हैं, बर्फ में भी पाए जाते हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। भोजन में भी हो सकते हैं ये, और आपके शरीर में भी ये पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इनका निवास स्थान जो है वो हर जगह है, एवरीवेयर, दे कैन रीच एवरीवेयर, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर लें कि वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेंडली बिहेव करते हैं। जैसा मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क द मेन इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आप चाहे तो उसको नोट कर लें, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये जो है कर्ड बनाने में, मिल्क से कर्ड, कर्ड फ्रॉम मिल्क, बनाने में ये हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसके अलावा ईस्ट, क्या एक प्रकार का फंगस है, फंजाई है, जिसका काम है जो ब्रेड बनाने में, केक बनाने में और बेकरी इंडस्ट्री में, इसके अलावा फर्मेंटेशन कराकर ये अल्कोहल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा रोल है ईस्ट का, ठीक है। अल्कोहल वगैरह बनाने में भी ये हेल्प करता है ईस्ट, फर्मेंटेशन कराने में, ठीक है। ईस्ट का काम क्या है? फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन कराता है ये। और अल्कोहल वाइन बनाने में और दवा मेडिसिन्स को बनाने में भी इसका रोल होता है, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल फंजाई है। इसके अलावा और क्या काम करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किस तरह से फ्रेंडली हैं? तो देखो, मिट्टी को फर्टाइल बनाने में जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनको मिट्टी में मिलाने में, उनको डिकम्पोज करने में भी बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनका हाथ होता है, ठीक है। तो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। प्लांट के रूट्स में भी ये पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन। हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में वैक्सीन्स का हम प्रयोग करते हैं, वैक्सीनेशंस, वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स का निर्माण कैसे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से, ठीक है। डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके वैक्सीन्स तैयार किया जाता है और जिसको बॉडी में, मनुष्य के शरीर में डाल दिया जाता है ताकि हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो, ताकि जब ओरिजिनल वो बैक्टीरिया, वो फंजाई जब बॉडी में आए तो उसका कोई जो है खास असर शरीर पर न पड़े, हमारा शरीर उसके लिए क्या हो जाए, पहले से तैयार रहे। तो इस चीज को के लिए भी इसका प्रयोग, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग किया जाता है। तो एक तरह से हमारे लिए फायदे का काम ये करता है, ठीक है बच्चों। मेडिसिन्स के बारे में मैंने बता ही दिया कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जा रहा है, मेडिकल इंडस्ट्री में उपयोग किया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है और डिकम्पोज करके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को, इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों ओर मौजूद हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, हर जगह अवेलेबल हैं और इनसे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। तो उनसे हम कैसे बचें? कौन कौन से वो
उपाय करें, प्रिवेंशंस करें, जिससे हमको कोई बीमारी न लगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए। ये जो हमारे पास बुक है, मैं तुम्हें बता दूं, एक मैंने हेल्प के लिए एक बुक रखा है यहाँ, ताकि मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर सकूं। क्योंकि होता क्या है कि जब मैं पढ़ाने लगता हूं तो बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई पॉइंट छूटे नहीं, इसलिए मैंने सामने एक बुक भी रख लिया है। तो इस बुक में बताया जा रहा है कि देयर आर 4 ways टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स अगेंस्ट द डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। 4 तरीके हैं जिसके माध्यम से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीज से बच सकते हैं। पहला है बाय टेकिंग प्रॉपर मेडिसिन्स टू किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अगर किसी को कोई डिजीज हो गया, ठीक है, पहले तो उसको कोशिश करना चाहिए कि ना हो, अगर हो गया तो प्रॉपर मेडिसिन्स लेना चाहिए, दवाइयां लेनी चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर रूट को, जिसके वजह से बीमारी हो रहा है, उस पर्टिकुलर जर्म्स को किल कर दे और बीमारी ठीक हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, बाय किलिंग द कैरियर्स ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कैरियर्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि मलेरिया को कौन कैरी करता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, आपके आसपास पाया जाता है मच्छर। तो मच्छरों को ही मार दो, ठीक है, मच्छर को पनपने ना दो। तो मच्छर चूंकि ढो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, प्रोटोजोआ को, तो वो प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जो कि फीमेल मॉस्किटो में पाया जाता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में। तो जब मॉस्किटो नहीं रहेगा तो वो प्रोटोजोआ आएगा नहीं, कैरी नहीं करेगा। तो ही कह रहा है सेकेंड पॉइंट कि उसके कैरियर को ही आप किल कर दें बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स अराउंड योर हाउस, आवर हाउस। आप माइक्रोब्स को पैदा ही ना होने दें अपने आसपास, गंदगी ना फैलाएं, हाइजीन मेंटेन करें, ठीक है। गंदगी से ही जर्म्स ज्यादा पनपते हैं, ठीक है, तो गंदगी ना होने दें। और चौथा है बाय प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम कॉन्टामिनेशन। कॉन्टामिनेशन मतलब भोजन को खराब होने से आप बचा के रखें, ठीक है, ढक के रखें, प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। स्ट्रीट फूड आप ना खाएं। स्ट्रीट पे जो फूड मिलता है वो कॉन्टामिनेटेड होता है, मच्छर मक्खी भिनभिना रहे हैं, ठीक है, आजू बाजू में कचरा फैला हुआ है, और आप रोड पर खा रहे हैं खड़े होके, तो क्या होगा, बीमारी फैलने का खतरा है, ठीक है। द फॉलोइंग सजेशंस में प्रूव helpful in the prevention of diseases caused by microorganisms. Maintain your personal hygiene by taking bath daily, wearing clean clothes, ठीक है, प्रतिदिन आप बात करें, ठीक है, स्नान करें, अपने आप को क्लीन करें ताकि आपको बीमारी ना फैले, ना लगे। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, जर्म्स ना हो उसमें, हाइजीनिक हो, हाइजीन मेंटेन करके आप रखें। कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग एरिया क्लीन। अपने आसपास का जो एरिया है, अपने घर का आप जिस तरह से सफाई करते हैं, आसपास भी सफाई रखें, ठीक है। कीप योर डोमेस्टिक गार्बेज इन अ गार्बेज बिन विथ अ लीड। गार्बेज को हमेशा ढक के रखें। बहुत लोग खुला गार्बेज रखते हैं, घर में भी डस्टबिन जो होता है उसको खुला रखते हैं, उसको ढक के रखिए, ठीक है। उससे भी आपका वातावरण शुद्ध रहेगा और जर्म्स फैलेंगे नहीं, ठीक है। Do not let the garbage, kitchen waste and the sewage collect and stagnate at any place. कहीं भी घर में या आसपास में कूड़ा कचरा को जमा ना होने दें। गंदगी को, पानी को, जो वेस्ट वाटर होता है, जो जैसे किचन का पानी होता है, उसको कहीं पर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कहीं कहीं लोग उसको ठीक से निकालते नहीं हैं, जिसकी वजह से कहीं पर वो जमा होने लगता है गंदा पानी, और उससे फिर मच्छर मक्खी फैलने लगता है। तो वो सब ना होने दें। मतलब प्रॉपर हाइजीन का आप ध्यान रखें। कीप योर नेल्स क्लिप योर नेल्स रेगुलरली। नाखून को बराबर अपना काटते रहें, गंदगी ना जमा होने दें। ऑलवेज यूज क्लीन वाटर। साफ सुथरा पानी पिए, ठीक है, फिल्टर वाटर पिए, गर्म करके पानी पिए, ठीक है, इससे भी जर्म्स जो है वो मर जाता है। फूड एंड अदर eatables must be properly stored
एंड केप्ट कवर्ड, भोजन जो है हमेशा ढक के रखिए, ओपन में मत रखिए खुला। खाना मम्मी निकाल के रख दी है और आप जो है मोबाइल चला रहे हैं, ये गलत बात है। जब सामने भोजन आ गया तो उसको आप प्रणाम कीजिए और भोजन ग्रहण करिए, तब फिर दूसरा कोई काम करिए, ठीक है। वॉश ऑल यूटेंसिल्स एंड योर हैंड्स थॉरोली बिफोर टेकिंग योर मील्स, भोजन करने से पहले हैंड को अच्छे से वॉश करिए, ठीक है, तब भोजन करिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले अपने फल फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करिए, क्लीन करिए, ठीक है, तभी उसको प्रिपेयर करिए और फिर खाइए। ड्रिंक बॉइल्ड और प्यूरिफाइड वाटर पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, इसलिए खास तौर से कहा गया है कि बरसात के दिनों में हाइजीन को ध्यान में रख के और साफ सुथरा पानी पीजिए, ठीक है। पानी पीने से पहले उसको देख लीजिए कि पानी में कोई जर्म्स तो नहीं है। कैसे दिखेगा वो, कैसे दिखेगा? कुछ तो दिख जाता है कभी कभी पानी में, जर्म्स हल्का फुल्का कुछ तो डस्ट वगैरह तो दिख ही जाता है। बाकी चीज़ों को आप छान लीजिए, उबाल लीजिए, आरओ होगा आपके यहाँ, प्यूरिफाई कर लीजिए, ठीक है, पानी को। और मटके का पानी भी अच्छा होता है, उसमें भी फिल्टर हो जाता है, बहुत सारी गंदगी उसमें भी छन जाती है मटके के पानी में भी। जो लोग बीमार हैं, पीपुल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से होती है, जो बीमारियां वो कम्युनिकेबल होती हैं, एक दूसरे से फैलती हैं, तो कोशिश कीजिए कि वैसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, ठीक है। चिल्ड्रन शुड बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट ऑल चिल्ड्रन डिजीजेस एट द प्रॉपर टाइम, एक निश्चित समय पर सभी बच्चों का टीकाकरण बहुत जरूरी है, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीन्स का लगवाना बहुत जरूरी है, ठीक है। समय समय पर जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही हॉस्पिटल में या किसी भी क्लिनिक में जैसे ही जन्म लेता है, नर्सिंग होम में, तो एक चार्ट मिल जाता है, टेबल होता है पूरा कि आफ्टर 6 मंथ ये टीका लगेगा, 1 साल के बाद ये लगेगा, 2 साल के बाद ये लगेगा, ठीक है। तो उसका टीकाकरण बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता भी देता हूं कि कौन कौन सा टीका कब कब लगता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, स्मॉल पॉक्स और बीसीजी का टीका लगता है सबसे पहले, स्मॉल पॉक्स और बीसीजी का। 4 से 9 महीने के बीच में डीपीटी, डीपीटी क्या है? ट्रिपल वैक्सीन है एक, ठीक है, ये लगता है, इसके 2 डोजेज लगते हैं एट द इंटरवल ऑफ 8 to 12 वीक्स, 8 से 12 हफ्ता, मतलब लगभग 2 से 3 महीने के बीच में, ठीक है, इंटरवल में। और उसके बाद पोलियो का ओरल ड्रॉप, 3 डोजेज एट एन इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स। पोलियो के ड्रॉप्स घर घर जाकर आपने देखे होंगे कि जो वॉलेंटियर्स होते हैं वो पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 साल के बाद स्मॉल पॉक्स का फिर से रीवैक्सीनेशन होता है, जो शुरू में जन्म के बाद पड़ा था। 1.5 साल से 2 साल के बीच में डीपीटी का बूस्टर डोज लगता है, पोलियो का बूस्टर डोज लगता है। 3 से 4 साल के बीच में स्मॉल पॉक्स का रीवैक्सीनेशन होता है। 5 से 6 साल के बीच में डीपीटी का बूस्टर डोज लगता है। टाइफाइड का वैक्सीन लगता है, 2 डोज लगता है इसका एट द इंटरवल ऑफ 1 to 2 months, ओके। तो ये चार्ट जो है वो क्लिनिक्स में अवेलेबल होता है, बच्चे के जन्म के साथ ही उनके माता पिता को उनको थमा दिया जाता है कि भाई इसको आप टाइम टू टाइम दिलवा दीजिए। अगर वो नहीं दिलवाते हैं किसी कारण से, तो फिर बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये जरूरी होता है, एकदम दिलाना ही चाहिए। और इसमें जो लास्ट जो पॉइंट है वो है, टेक बैलेंस डाइट एंड डू एक्सरसाइज रेगुलरली, अ हेल्दी बॉडी कैन रेसिस्ट डिजीज मोर इफेक्टिवली। बैलेंस डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट अगर आप लेते हैं तो आपके अंदर
इतनी ताकत होगी, इतना आपके अंदर इम्यूनिटी होगी कि आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। ठीक है, आप अंदर से स्ट्रांग रहेंगे। इसलिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करना। सिर्फ डाइट लेते रहने से नहीं होगा, और आप डाइट ले रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, जो आपके माइंड को, आपके बॉडी को फिट रखेगा। इस प्रकार से आप बीमारियों से बच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉइंट्स आज के वीडियो में मैंने कवर किए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, अपने सजेशंस लिखना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है बच्चों, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।